हेलो न्यूटोनियंस। तो न्यूटन सर फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हर साल ही मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। डिवाइसेस वाला पार्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है उसको ना हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है तो क्लास 12 के लिए बेसिकली। और पहला पार्ट उसका हम डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से, करंट हो गया, डिफ्लोसिटी, ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन करंट डिफ्लोसिटी, ये सब चीजें होती है उसके अंदर। और दूसरा पार्ट होता है डिवाइसेस का, जिसके अंदर आपको किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दोनों लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? तो आज मैं आपको बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से और स्मूथली चीज समझाने वाला हूँ। बस एक बार ये वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद कभी आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सेम अपना। तो चलो न्यूटोनियंस करते हैं स्टार्ट। तो न्यूटन, हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको नोट्स, स्लाइड्स रिलेटेड कोई भी चीजें जो भी चाहिए होती है तो आप ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बात, ये हमारा जो QR कोड स्कैन करिए और सारी चीजें पाइए बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है? और बाकी आप वहां पे हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलो आगे देखिए, स्टार्ट करेंगे फिर से अपना धमाकेदार टॉपिक, जो क्या है हमारा? किरचॉफ्स लॉ। चले तो भैया, मनो भाई चले करते प्रोग्राम शुरू। ओके, तो किरचॉफ लॉ बेसिकली कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कितने तरह के होंगे? दो। पहला लॉ होता है करंट लॉ और दूसरा होता है वोल्टेज लॉ। तो हम इसको ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बहुत सारे नाम रख सकते हैं, मतलब है बेसिकली। जैसे कि पहला नाम इसका होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लाएंगे यहाँ पे दिस ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल या फिर जंक्शन लॉ। एक मजेदार बात, क्या आपने गाना सुना होगा, मित्रा दे जंक्शन थे, बिल्कुल सेम वही है कि सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा हो जाए। इस तरह सारे चार्ज इसमें क्या होते हैं, एक ही जंक्शन पे इकट्ठा हो जाते हैं। आगे चलेंगे, जंक्शन लॉ या इसी को बोलते हैं हम करंट लॉ। क्या बोलेंगे? करंट लॉ, या इसी को बोलेंगे ओपन ओपन सर्किट लॉ। ओपन सर्किट लॉ। पहला लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि मान लो ऐसा समझते हैं, एक खंबा है, सभी घर के आसपास लगा हुआ एक खंबा है, उस पे बहुत सारे वायर ऐसा आ रहे हैं, बहुत सारे वायर ऐसा आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा आ रहे जा रहे हैं, करंट उसमें आ भी रहा है, करंट जा भी रहा है। तो किसी एक जंक्शन पर, मतलब खंबे पर, जितना करंट आएगा अगली वायर से उतना चला जाएगा। सिंपल है। ऐसा तो नहीं कि 2-4 किलो रुक जाए यहाँ पे, इंतजार करेंगे पिछले वाला भी आ रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट आगे चला जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है कि किसी एक जंक्शन पे द सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड द सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो उनका जो सम होगा आने वाले का और जाने वाले का सम कितना होता है? जीरो। या एनसीईआरटी की बेस पर आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एनसीईआरटी की डेफिनेशन ये, आप दोनों डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो मेरे साथ दोहराएंगे, क्या? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बिल्कुल रिपीट करेंगे, क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of electric current at a junction is always equal to zero। तो इसमें करा क्या है हमने, समझते हैं। आने वाले करंट को प्लस का मान लिया है, आने वाले करंट को प्लस का, I6 ओके। आने वाले करंट को हमने किसका लेट कर लिया है? प्लस का। तो किसी जंक्शन पर जो करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I6 आ रहा है, और जाने वाला कितना है? I3, I4 और I5। जाने वाले को हमने माइनस का रखा है, तो आने वाले का इसको बोलते हैं इनकमिंग करंट, और जाने वाले का बोले तो आउटगोइंग। क्या होता है? आउटगोइंग करंट। इनका सम कितने के इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। तो सिंपल है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो सम होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है, कितने के इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। क्या आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं? दूसरी बात कि सर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ ओबे करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या ओबे करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि वायर में चार्ज फ्लो होगा और चार्ज के फ्लो से क्या बनेगा? करंट। और ये लो किसका है? करंट लो है। इसका मतलब करंट बोले तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है। करंट बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज। तो मतलब चार्ज कैसा होना है? कंजर्व। अगर 5 किलो इलेक्ट्रॉन आए तो 5 किलो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि 2 धड़ी इलेक्ट्रॉन आएगा और 5 धड़ी चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। कंजर्वेशन का मतलब है जितना आएंगे उतने ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये लो भी करेगा, ये लो भी करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ का पहला लॉ कौन सा लॉ भी करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मोनू भाई क्या आपको क्लियर हुआ है? डिटेल में समझ में आ गया? आगे चलें, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेकंड लॉ को, जो मजेदार और धांसू लॉ है किरचॉफ का। ओ वो चलिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भाई हम बात करेंगे वोल्टेज पे, क्योंकि पहले वाले ने किस बात करी? करंट पे। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि
वो इसको हम लूप लो बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम हो सकता है वोल्टेज लो। क्या होगा? वोल्टेज लो, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट लो। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट लो। ये भी बहुत मजेदार बात कहता है कि आप कोई सर्किट लिए लेकिन क्लोज लेना चाहिए, आप कहेंगे क्या? क्लोज्ड सर्किट। ओके, अब क्लोज सर्किट में क्या होता है कि जो जो क्लोज्ड सर्किट है, हम्म, उस क्लोज्ड सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो चेंज हुआ है पोटेंशियल का, उसका सम जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। तो ध्यान रखना है, कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान देना है बच्चों, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, the algebraic sum of change in potential in any closed loop is equal to zero। और ये देखना, ये डेल्टा बोले तो चेंज है, डेल्टा का मतलब चेंज, और v आपका क्या हो गया? पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल का चेंज है उसका अलजेब्रिक सम कितने के इक्वल है? जीरो के इक्वल है। अभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, फिर आगे टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, उसको पूरा प्रूव करके देखेंगे किस तरह काम करता है। क्लियर? ओके, बात समझ सकते हैं कि कौन सा लॉ ओबे करेगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ भी करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं यहाँ पे देखो, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि प्लस से माइनस की तरफ क्या ले रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, ये मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा डिटेल में। चलो तो फिर चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको दोनों लॉ क्लियर होंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। किरचॉफ का पहला लॉ क्या कहता है, इसके नाम भी याद रखने हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, एक तरफ किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ वोल्टेज, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ करंट। जो पहला लॉ है ना किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे करता है, और जो दूसरा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है। क्लियर है? पहले की डेफिनेशन हो जाती है the algebraic sum of electric current at a junction is always equal to zero, और अगले की हो जाती है the algebraic sum of, मतलब सेकंड लॉ की क्या होगी? the algebraic sum of change in potential difference in a closed loop is always equal to zero। दोनों लॉ आपको याद रखने हैं। अब इनको मैं अप्लाई करना सीखेंगे, इनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलेंगे। किरचॉफ लॉ, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान। सेकंड लॉ को डिटेल में समझते हैं। अभी हम बात करेंगे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट सर्किट एक सर्किट डायग्राम हम ले लेते हैं, उससे मैं आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ क्लियर कर दूं, उसे हम प्रूव कर लेंगे। ये हमारे पास बैटरी, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक और रजिस्टर, और फिर यहाँ पे एक और बैटरी। एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक और बैटरी। इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इसका ईएमएफ 2, यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ का रेजिस्टेंस R2, यहाँ का रेजिस्टेंस R3। क्लियर? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल क्या है? देखो, एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा है इसका, और जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ठीक, मतलब दोनों ही समझ सकते हैं आप। उसमें एनसीईआरटी में ऐसा कह रखा है कि अगर करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस का, करंट के अपोजिट चलोगे तो प्लस का। थोड़ा सा है बस, प्लस माइनस कॉमन लेकर कट जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये प्लस का साइन, ये माइनस का, अगर आप बैटरी के प्लस टर्मिनल से टकरा रहे हैं, बैटरी के प्लस वाले डंडे से टकरा रहे हैं, ठीक है, बैटरी के अगर आप प्लस वाले डंडे से टकरा रहे हैं तो आपको वोल्टेज प्लस का लेना है, वो बैटरी का जो ईएमएफ होगा प्लस का। लेकिन अगर आप माइनस वाले डंडे से टकरा रहे हैं तो आपको माइनस का लेना, मतलब चलते हुए जब हम सर्किट में चलेंगे ना, जैसे यहाँ से यहाँ चले सर्किट, तो कौन से डंडे से पहले टकराए वो साइन लेना है, सिंपल। दूसरी बात, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस का साइन, लेकिन अगर आप करंट के अपोजिट चलेंगे, करंट के अपोजिट चलेंगे तो माइनस का साइन, सिंपल है। ये ध्यान रखना, करंट के अपोजिट तो माइनस लेना है और करंट की डायरेक्शन में तो प्लस लेना है, ठीक। बैटरी के जिस डंडे से आप टकराओगे वो आपको साइन रख लेना है, प्लस से टकराए प्लस का, माइनस टकराए माइनस का। पहले चलते हैं, मैं आपको करंट तोड़ना सिखा देता हूँ। पहले हम किसकी बात करेंगे? करंट की। करंट को ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो, ध्यान देना है, जो प्लस है, जो प्लस है, प्लस से करंट निकलता है, तो यहां से करंट निकलेगा, इस करंट को I1 मान लेते हैं। कितना? I1। यहां से ये प्लस है तो यहां से करंट निकलेगा, इसको I2 मान लेते हैं। पहले इतना काम करना, यहां से करंट निकल रहा है, इस बैटरी ने करंट दिया I1, तो सिंपल सी बात है, ये बैटरी बदले में भी उतना ही करंट लेगी, इसका मतलब यहाँ करंट I1 आएगा। कितना एंटर हो रहा होगा? I1। ये आर हमारी कंप्लीट हो। ऐसे इसमें समझेंगे, इस बैटरी ने अगर I2 दिया है तो बदले में कितना देगी? ये बदले में I2 देगी।
बदले में करंट क्या देगी, I2 देगी, कोई दिक्कत वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे भाई, यहां से करंट I2 जा रहा है, देखो ये I2 आ रहा है इधर से I1 आ रहा है, क्या आ रहा है I1, और I1 I2 मिलेंगे तो भाई यहाँ से I3 मान लेते हैं। और इस पॉइंट पे देखो करंट का फर्स्ट लो लग गया, जो जंक्शन लो है, क्या आने वाले करंट का सम जाने वाले के बराबर, मतलब जो I3 है आपका, कौन है I3, वो कितने के बराबर है, वो I1 प्लस I2 के बराबर है, I1 प्लस I2। अब यहां से करंट कितना जा रहा है, I3, कितना है I3, और डिवाइड ऐसे होगा, ऊपर वाले ने जितना दिया है वो उतना करंट लेगा, नीचे वाले जितना दिया है वो उतना देगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ तुम इसमें किरचॉफ लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आपने देखा, करंट डिवाइड करना हमने समझ लिया। चलो आगे ध्यान रखना है, प्लस से करंट निकालना है, प्लस से करंट को निकालना है, माइनस में एंटर कराना, इस तरह करंट डिवाइड करना है। अब हम देखो इसमें हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का लॉ। पहले आपको लूप लेने पड़ेंगे, पहला काम क्या होता है, लूप लेने का। तो मैं पहले लूप इसकी नेमिंग कर लेते हैं, बनेगा ए, थोड़ा सा इसको दोबारा बना लेते हैं क्लीन करके। रूल तो आप लोग समझ गए होंगे कि करंट कैसे लेना है और करंट को डिवाइड कैसे करना है। तो बढ़िया सा डायग्राम लेके चलते हैं। देखो भैया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस पहला, ये प्लस और ये माइनस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ ले लेते हैं हम एक बैटरी, प्लस और ये माइनस, और ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस, ये R1, ये R2 और ये आपका R3। यहाँ बैटरी E2 मान लेते हैं और इसको भैया E1 मान लेते हैं। करंट तोड़ना हमने समझ लिया कि करंट को किस तरह डिवाइड करना है, देखेंगे। ये हमारा I1 हो गया, चलो रे E1 और ये E2। तो E1 से करंट निकलेगा, मानते हैं यहाँ पे करंट I1, कितना करंट 1, यहाँ से करंट निकलेगा I2, यहाँ से करंट I2। अभी दोनों करंट आपस में जुड़ जाएंगे, I1 इधर से आ रहा है, इधर से I2, तो ये बनेगा आपका I3, कितना होगा I3। यहाँ पे जो पॉइंट है इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले, A, B, C, D और ये E और ये, तो समझ में आया तक। तो ये हमने देख लिया। देखो जो F पॉइंट है, F पॉइंट पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, F पे लगेगा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो एट F अगर आप देखो तो I3 की वैल्यू निकल के आएगी I1 प्लस में I2, I1 प्लस में कितना होगा I2 हो जाएगा, सिंपल है। चलो I3 यहां से निकल, ओके। अब हमें लगाना है किरचॉफ का सेकंड लॉ। उसके लिए देखो हम लेंगे कौन सा, हम ले लेते हैं ABCFA इन लूप, यहां लिख लेंगे इन लूप ABCFA। ओके, पहला करंट भी डिवाइड करना था, इसमें करंट पूरा डिवाइड करेंगे। यहाँ से I1 आया है, वापस ये I1 लेगा, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I3 जा रहा है, I3। अब I1 ऊपर चला गया तो नीचे क्या जाएगा I2, नीचे I2, यहाँ से कितना जाएगा I2, और ये बैटरी बदले में क्या लेगी I2। सिंपल बात है, बैटरी ने जितना दिया उतना करंट ले लिया, इस बैटरी ने जितना दिया उतना ले लिया, सिंपल सी बात। चलो अब लूप देखते हैं ABCFA। क्या सीखा हमने, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस, जिस डंडे से टकराएंगे उसका साइन लेना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ चलेंगे, ए से जा रहे हैं हम बी की तरफ, लेकिन करंट अपोजिट है, अच्छी बात है करंट अपोजिट है, लेकिन करंट अकेला घूम रहा है, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है फिलहाल, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो ए से चलते चलते कहां टकराए, इस डंडे से टकराए जो कि प्लस का है, किसका प्लस का। तो पहले हमारे पास प्लस का E1 आ जाए, प्लस का E1। अब दूसरी बात, अब जैसे हम कूदे, यहां से कूद जाएंगे, जैसे कूदे तो देखे करंट आ रहा है अपोजिट, अपोजिट मतलब बी से ए की तरफ, हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो माइनस का, लेकिन अकेला नहीं है I1, किसके साथ है R1 के, तो बनेगा माइनस का I1 R1, माइनस का I1 R1। बी पे पहुंचा, अब बी से हम कहां जाएंगे सी की तरफ, बी से कहां जाएंगे सी की तरफ, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, अकेला घूम रहा करंट, इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं कहना। अब चलेंगे सी से हम कहां एफ की तरफ, ध्यान देना करंट इधर जा रहा है और हम सी से एफ जा रहे हैं, साइन माइनस का, साइन किसका लेना है माइनस, और किससे टकराया R2 टकराएगा I3 से, तो बनेगा I3 R2, और फिर हम जाएंगे F से A की तरफ, लूप आपका क्लोज हो गया, इसका मतलब इज इक्वल टू में 0। क्यों सर, ये करंट क्यों नहीं लिया, भाई करंट अकेला है,
यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, क्योंकि हम किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, वोल्टेज पे काम करता है, वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR, आई को अकेला नहीं लेते, आप उसके साथ होना चाहिए, इसलिए चीज को हम छोड़ देंगे। चलिए भैया, अभी हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर रख देते हैं, तो बनेगा E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस में I3 R2, ये आपकी इक्वेशन मान सकते हैं या जो भी आप करना चाहो। तो पहली कंडीशन क्लियर होगी। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या सच में ही इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, दो बैटरी उठा लेते हैं, क्योंकि अभी तो एक लूप लिया, इसमें दूसरी बैटरी आई। हम क्या करते हैं, दूसरी सेल, दोनों सेलों को एक साथ लेते हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो कि उनके ही वोल्टेज के बराबर आएगा। चल देख लेना। चलो भैया, बड़ा लूप लेते हैं, इन लूप कौन सा लूप लेंगे, A B C D E F A। हमारे पास लूप है A B C D E F A। ध्यान देना, बिल्कुल लूप पे फोकस रखना है, ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। चलो, अभी जैसे जैसे लूप लिखा वैसे वैसे हम काम करना शुरू करेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। कौन सा लॉ लेना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो ए से चलेंगे, चलते चलते कुछ नहीं मिला, अकेला करंट है, छोड़ दो, प्लस का डंडा दो, प्लस का E1, कूद गए, कूदने के बाद चलते रहे, दोनों मिले I1 R1, माइनस के, किसके लेने, ध्यान रखना, माइनस के, तो माइनस के ये होगा, माइनस का हो जाएगा I1 R1, माइनस का I1 R1। बी पे पहुंच गए, कोई नहीं, बी से जाएंगे अब हम सी की तरफ, कुछ नहीं मिला, सी से जाएंगे डी की तरफ, कुछ नहीं मिला, डी से जाएंगे, कैसे डी से चलोगे, R3 की मल्टीप्लाई I2 में, प्लस का लेना है, देखो करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये बनेगा I2R3, I2R3 किस डंडे से टकराए, माइनस के सर जी, माइनस के, तो माइनस का E2, आगे चले, कूद गए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, अकेले करंट घूम रहे, छोड़ दो, लूप आ गई, इज इक्वल टू में 0। और ध्यान से देखो, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, E1 माइनस E2, और ये इज इक्वल टू में दोनों उधर जाएंगे, I1 R1, और ये माइनस का I2 R3। चाहे तो यहाँ से E1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट डिफरेंस समझते हो, ये भी डेल्टा E है और ये भी डेल्टा V है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो डेल्टा V का समेशन कितना आ गया, 0। यही है आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। उम्मीद है आपको इसका प्रूफ समझ में आएगा, डिटेलिंग में आप ये सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किरचॉफ के सेकंड लॉ का प्रूफ बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन किरचॉफ पे हमसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, वो एज अ होमवर्क रहेगा, पर ये क्वेश्चन समझ लोगे, मुझे उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल निपटा दोगे। इस तरीके से समझ लो कैसे करना है, ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे पेपर में रखे हुए। चलो भाई, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान देना बच्चों। तो भैया, ये बड़े वाला डंडा प्लस का है, प्लस, और ये छोटे वाले डंडे माइनस के, थोड़ा ध्यान रखना, छोटे वाला डंडा थोड़ा माइनस का हो जाता है, बड़े वाला डंडा कोई दिक्कत नहीं, ये तो ठीक है, बड़े वाला डंडा हमारा प्लस का है और ये छोटे वाला माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। आइए सोल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमने क्या निकालना है, हमें कह रहा है कैलकुलेट करंट निकालना है, मतलब ये बीच वाला करंट सारे निकाल लेते, दो ही करंट बनेंगे, दो लूप है, दो करंट। चलो देखो भैया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो प्लस से करंट निकलना है, मैं इसको I1 मान लेता हूँ, कितना I1, यहां से करंट निकलने वाला, मैं इसको I2। सबसे पहला काम है आपको करंट डिवाइड करने का, सबसे आसान तरीका है, पहले आप बैटरी पकड़िए, क्या उठानी है, बैटरीज, जो भी सेल या बैटरी आपको दे रखी है उनके पास जाइए, उनके प्लस वाले डंडे से करंट निकाल लो। 3 बैटरी है तो I1 I2 I3 निकाल लो, 4 है तो I1 I2 I3 I4 निकाल लो, जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से, ठीक है कौन है, ओके चलो देखते हैं आगे। तो अभी करंट को डिवाइड करेंगे, ये हमारा I1 निकल गया यहाँ से, ये I2, इधर से आ रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, दोनों ऐड होंगे तो कितना बनेगा I3, जैसे कि मैंने आपको लास्ट समझाया था। आगे चलेंगे, यहां से करंट चला गया कितना I3, ओके। अब इस बैटरी ने जितना करंट दिया है उतना ही तो लेगी, हाँ बिल्कुल लेगी, I1 कितना करंट I1, चलो प्लस का I2 जा रहा है, जितना दिया है उतना ही तो लेगी, I2 कितना देगी I2, चलो
I2 चला गया यहाँ से, ऊपर कितना गया है I1, कोई दिक्कत नहीं, हमने करंट सर डिवाइड कर लिया, समझ में आ कैसे होना। अब डी पॉइंट पे देख लेते हैं एक बार, एट पॉइंट डी में लिख देता हूँ साइड में, एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे क्या हुआ है, I1 I2 को ऐड करा है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट की बात करता है, किसकी, करंट की, मतलब किसी जंक्शन पे हमें करंट क्या करना है, हाँ भैया क्या करना है, मतलब किसी जंक्शन पे करंट को ऐड करना होता है, जंक्शन पे आने वाले करंट का सम क्या होगा, वो टोटल के बराबर, जैसे कि I1 प्लस I2 है तो कितने के बराबर होगा, I3। उम्मीद है आप सब लोग क्लियर हो गया होगा। बस ऐसी कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। इस सीरियसली देखो, अगर आपको क्लास 12th में, इस बार तो चलो OSM का बहाना हो गया, कुछ भी बात मान सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों ने भी कहीं कमी करी है, और CBSE तो माशाल्लाह वो तो सबसे ऊपर ही है। तो दूसरी बात ये, हमें भी कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहिए, तभी थोड़ा ये लगता है कि हाँ भाई हमने यहाँ पे मेहनत करी है। क्लियर है, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी भाई अपने अपने आप के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। गद्दारी बोले तो कि भाई हमने कह दिया कि नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन जब अपने आप से पूछा जाए क्या तुमने सच में पढ़ाई की थी, तो लगता है कि यार शायद हमने कहीं कमी छोड़ दी। तो अफसोस नहीं होना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो न्यूटन सर है आपके लिए, टेंशन ना लो, एक से एक आसान तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे, और थोड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और बाकी न्यूटन एजुकेशन से जुड़े रहिए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करेंगे। अभी मैंने आपको करंट डिवाइड करना शुरू करा है, अब हम लूप ले लेते हैं, क्या लेंगे, लूप, और किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। चलो भैया, इन लूप कौन सा लूप ले, ये ले लेते हैं A B C D A, सिंपल। पहले ऊपर वाला लूप, इस वाले में देखेंगे, इस ऐसे लूप में जाके फिर इस वाले लूप में जाएंगे ना, दोनों लूपों को उठा लेंगे। पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं, इन लूप A B C D A, याद रखना पूरा क्लोज करा करो, D से A तक जाना, कभी D पे छोड़ दो, है ना, लूप को क्लोज करना है, क्योंकि इसका नाम भी क्लोज सर्किट लो है। ठीक है, आगे देखिए, अब बताओ कहां से चले, जैसे लिखा है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाएंगे, कौन टकराया, प्लस का डंडा, प्लस का 80, तो ये प्लस का 80, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा नहीं है। आगे चलेंगे, कूद गए, चलते चलते हंसी वादियों में कूदे बंदर, तेज तेज चाले चाले, देखो अब I1 और R1 मल्टीप्लाई में है, समझे, माइनस के साइन के साथ हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो क्या लेंगे, -20 I1, -20 I1, बी पे पहुंचे कोई दिक्कत नहीं, बी पे पहुंच के चलते रहेंगे, कोई नहीं मिला, अकेला घूम रहा है, छोड़ दो I1 को, अकेला छोड़ दो। सी से चल रहे हैं, माइनस है, अपोजिट है, कैसा है, अपोजिट, तो कैसा लेंगे, माइनस, माइनस का I3 40। अब भैया ठीक चल रही गाड़ी, दोनों बात समझ में आ रही, क्लियर है, I3 और ये 40। अब कहां पहुंचे, डी पे, डी से आगे चले, अकेला घूम रहा है, छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बने भैया, तो देखो ये हम 80 को उधर ले जाएंगे, -20 I1, और ये -I3 की वैल्यू भी रख लेते हैं, I3 की वैल्यू ये है यहाँ पे, I1 प्लस I2, और ये 40 इज इक्वल टू, ये लेके जाएंगे माइनस का 80, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि ये -20 कट रहा है, ये -40 कट रहा है, ये -80 कट रहा है। मैं पूरी टर्म को -20 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को -20 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काटे ही काटे, ये 20 से 2 टाइम्स, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो रही है 4 टाइम्स। चलो क्या बचा, I1, अब प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं 2I1, ओके, और ये प्लस का 2I2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 4। सोल्व करें तो 3 हो गया, 3I1, और ये प्लस का 2I2, और ये इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, यहां से हमने बना ली है फर्स्ट इक्वेशन। मजेदार बात ये है कि जिस तरह सर्किट बना हुआ होता है और उसमें जितने लूप होते हैं, आप उतने तरीके क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी है, 2 लूप है, तो इसलिए हम कितने बनाएंगे, 2 बना लेंगे। ठीक है, अगर 3 लूप होते तो कितने बना सकते हैं। अच्छा, अभी नीचे वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, DCFED, ये ले ले मोनू, पक्का, ये कुछ और उल्टा कर ले इसका, इस बार ऐसा कर ले क्या, DEFCD, कुछ भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों सेम आना। चलिए देखेंगे, इन लूप ध्यान से देखेंगे, DEFCD, इस बार मैंने थोड़ा सा उल्टा लिया। ठीक है, DEFCD, चलो डी से ही जाएंगे, क्या डी से ही आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ध्यान देंगे, डी से कुछ नहीं, अकेला घूम रहा है करंट, छोड़ देंगे, बंदा है, छोड़ देंगे।
अब ई से जाएंगे ऐसे तरफ तो डंडा प्लस का 40, तो प्लस का आपका 40, क्लियर। अब कूद जाएंगे, कूदने के बाद फिर माइनस, क्योंकि करंट इधर जा रहा है हम उधर जा रहे हैं, माइनस का 10i2, माइनस का ये होगा माइनस का 10i2, ओके। अब चलेंगे एफ पे, कुछ नहीं मिला, फिर सी पे कुछ नहीं मिला, अपोजिट फिर से माइनस, तो कितना है माइनस का i3 40, माइनस का i3 40 या 40 i3 इज इक्वल टू डी पे आ गए, कुछ भी नहीं है, क्लोज लूप हो गया, इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। सोल्व करेंगे, चलो फिर से 40 को उधर लेके जाएंगे तो बनेगा कुछ हमारे पास, 40 वहां लेके जाएंगे तो 10i2 माइनस 40, देखो हम ना i3 की वैल्यू रख लेते हैं, i3 की वैल्यू ऊपर दे रखिए, क्या है i1 प्लस i2, ओके, और इज इक्वल टू में कितना है, इज इक्वल टू में इज इक्वल टू किधर, अच्छा ये जाएगा, ये 40 जाएगा उधर माइनस का, ध्यान देना, ये 40 कहाँ जाएगा उधर माइनस में, तो ये होगा माइनस का 40। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, ओके, हाँ ये प्लस 40 उधर जाके ना माइनस का हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ना माइनस का 40 लिख लेंगे, ठीक है मोनू। वो अच्छा ये रहेगा, ये माइनस का ना 40, ये माइनस 40 इंटू i3, इसको ऐसे लिखते हैं, तो क्योंकि i3 की वैल्यू रखी, ठीक है, तो ये हम क्या रखेंगे i3 की वैल्यू i1 प्लस i2, क्लियर। चले आगे, अब माइनस खत्म तो बाद में नहीं करेंगे, पहले 10 उड़ा देते हैं, इसको 10 से खत्म करें, इसको 10 से, इसको 10 से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 40 से क्यों उड़ाया, देखो इसलिए उड़ाते, सबसे पहले आप चेक करो कि इस पूरी इक्वेशन में छोटी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू क्या दिखी हमें 10 दिखी, और वो सभी को काट रही है, मतलब कि कॉमन फैक्टर एक तरीके से, हम 10 से उड़ा देंगे इसको, फिर एक जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से जीरो खत्म, अब क्या बचा i2 माइनस 4 की मल्टीप्लाई इधर 4i1 और माइनस 4i2 इज इक्वल टू माइनस का 4, क्लियर। अब ये सोच रहे होंगे माइनस कहां से है, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हुई है, सिली मिस्टेक्स मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि बाद में आंसर नहीं आता, उठपटांग आंसर आता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। चलो -4 और ये मल्टीप्लाई कर ली, अब आगे चलेंगे, 4 में से एक गया 3, ठीक है, ये माइनस का 4i1, ये माइनस का 3i2 और इज इक्वल टू माइनस का 4, हम सबके माइनस से खत्म कर देते हैं क्योंकि कॉमन है, तो 4i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, ऑन सोल्विंग इक्वेशन यहां कर लेते हैं, ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बनी इक्वेशन किधर आपकी फर्स्ट, ये रही, तो ये 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4, ओके। नेक्स्ट 4i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 4, क्लियर, ओके। अभी क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई उसे 3 से कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं i2 को, है ना, ये तो पता है ना सबको, तो हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, इसको कर लेते हैं, पहले इधर का मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर वहां से इसको सोल्व कर लेंगे, देखे 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 ओके चलो, तो इक्वेशन को वहां सोल्व करते हैं, कितना बनेगा ध्यान देना, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9i1 प्लस 3 3 जा 9i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 12, 4 3 जा 12। अब इधर लिखेंगे 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में ध्यान देना, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 4 से, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8i1 प्लस वो कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6i2 इज इक्वल टू, और वो 4 2 जा 8, क्लियर है, बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। अब यहाँ पे ऐसे डंडा बनाना है, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये कट गया। अब 8 में से 9 गए, सिर्फ i1 बचा है, कितना है i1, और 12 में से 8 कितना बचा है 4, देखो कितना आसान हो गया है ना, इजी एकदम। करंट i1 की वैल्यू कितनी आ गई है 4, अब हम क्या निकालेंगे i2, तो ना i1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दे सेकंड में, इसमें रख लेते हैं सेकंड में, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कौन सी इक्वेशन उठानी है सेकंड,
क्या है 4i1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो i1 की वैल्यू 4 है, यहाँ रखेंगे 4 इंटू 4 प्लस का 3i2 इज इक्वल टू 4। तो 4 4 जा 16 प्लस का 3i2 इज इक्वल टू 4। 16 माइनस में लेके जाएंगे, कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा 3i2 इधर जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 16, तो 3i2 इज इक्वल टू माइनस का 12 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 आ गई, 4 कितनी आ जाएगी 4। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस का 12 बाय 3 4 जा 12, तो i2 की वैल्यू माइनस के 4 एम्पियर। क्लियर। और i1 की वैल्यू 4 एम्पियर, इसका मतलब i3 में कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि i3 कितना, इनका सम, तो i3 कितना हो जाएगा 0। तो वो उसने यही पूछा है कि आपको बताना है कि 40 ओम के थ्रू कितना करंट है और 20 ओम के थ्रू कितना करंट है। तो 20 ओम के थ्रू कितना करंट हो गया है 4 एम्पियर, और जो आपका क्या है 40 ओम है उसके थ्रू कितना करंट हुआ 0, क्योंकि वो करंट कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन खुद से लगाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ नेक्स्ट, इसको आप ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेम इसमें ऐसा ही है, बस इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि देखो यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल है वो 0 है, सिर्फ इतना, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, आई कितना है इसमें 0 है, तो मतलब जो आपको VE है, VE और ये माइनस का VB, वो आपको 3 वोल्ट लेना है, कितना 3 वोल्ट, और फिर आप A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, चाहे तो इसको किरचॉफ लॉ के तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमने किरचॉफ, अभी इसमें आगे देखते हैं, किरचॉफ लॉ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे और आपको अप्लाई करना भी आया होगा। अप्लाई कैसे करते हैं, मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने इतने भयंकर क्वेश्चन रखे हुए हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे हैं लेकिन काम वो किरचॉफ लॉ पे करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब मजेदार टॉपिक है हमारे पास, क्या टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, एकदम भयंकर। अभी 2026 में सेट 2 और 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलेंस कंडीशन बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, सिर्फ क्या है, एक अरेंजमेंट, जिसमें आपको 4 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर, एक की और एक सेल या बैटरी आपको कनेक्ट करनी है, जिसमें गैल्वेनोमीटर आपको डायगोनली लगाना है। कैसे लगाना है, डायगोनली। आपसे पूछे कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप क्या बताओगे, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, 1 galvanometer which is connected diagonally and a cell and a connection of key is known as व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्लियर। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो उसकी बैलेंस होने के बाद निकल के आता है, वो ये होता है कि जो रेशो है, मान लो इसको R1 आप मान सकते हो, इसको आप R2 मान सकते हो, यहाँ पे आप R3 मान सकते हैं और इसको आप R4 मान सकते हो, R4। तो कहता है कि R1 अपॉन R2 मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, वो बैलेंस तब होता है जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दे। इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है स्लाइड वायर ब्रिज। क्या होती है, स्लाइड वायर ब्रिज, ये इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, हमें यही पढ़ना है, वो शायद सिलेबस में भी नहीं कट है, तो हमें इस पे ध्यान देना है। ओके, क्योंकि हम 2026-27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम चलेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस आपको लगाने हैं, आपको एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म में लगाना है, बेसिकली किस फॉर्म में, क्वाड्रिलेटर फॉर्म में, और एक बैटरी लगानी है जिसमें एक की भी होगी, और एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, जो कैसे लगाओगे, डायगोनली लगाओगे। कैसे लगाओगे, डायगोनली। इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। जब ये बैलेंस होता है तो P अपॉन Q, मतलब वही सेम, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, मतलब सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। जस्ट तो अरेंज भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, जो बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो बीच वाले का कुछ काम ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको कि बीच वाले को हटा देंगे, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में, जो आंसर आएगा पलट के उसको हम पैरेलल में कर लेंगे।
इस तरीके से। चलो भैया, अब सर ये बैलेंस कैसे होगा, इसकी कंडीशन क्या है, तो ध्यान देना है, जब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाए, वीबी मतलब वीबी ऑन वीबी और वीडी, वीबी और वीडी इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इनका पोटेंशियल आपस में इक्वल तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्लियर है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं उसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कितना, नल डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट क्या हो रहा है, जीरो, IG इज इक्वल टू जीरो। तो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली, कि जिस डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा है उस डायगोनल के दोनों एंड का पोटेंशियल आपस में इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल। दूसरी, गैल्वेनोमीटर में पास होने वाले करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर IG की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तीसरी, गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो ये सब कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। उस टाइम पे होगा क्या, उस टाइम पे चारों रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या, इक्वल। और मजेदार बात यह है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में बात करनी है तो गैल्वेनोमीटर मोस्ट सेंसिटिव तब होता है जब चारों रेजिस्टेंस, जो चारों रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो। कितनी हो, इक्वल। जैसे मान लो ये भी 2 ओम का, ओके, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये भी 2 ओम का, तो मतलब ये मोस्ट सेंसिटिव सिचुएशन होगी रेदर देन किसी और कंडीशन के मुकाबले। अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं दो सिस्टम बना रहा हूं, एक में यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, मैं 5 लूं यहां पे 10, यहां पे 5 लूं यहां पे 10। एक सिचुएशन में ऐसी बनाऊं, एक सिचुएशन ऐसी बनाऊं, कुछ कुछ इस तरीके से, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। बताओ इन दोनों में से कौन से सिचुएशन में से, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इन दोनों में से मोस्ट सेंसिटिव वाला गैल्वेनोमीटर कौन सा होगा? देखो ये बी वाला होगा क्योंकि इसमें सभी रेजिस्टेंसेस का रेशियो आपस में इक्वल है। ध्यान देना, क्वेश्चन यहां से पूछता है, वो डिस्कस करता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस तरीके से अरेंज की जाती है, किन पे डिपेंड करती है। एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अलग है, जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी वो हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर 3 का एंड चल रहा है तो इसको समझ लो। गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट और वोल्टेज को, सर्किट में वोल्टेज करंट है या नहीं। क्लियर, चलो वो तो आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको निपटा देते हैं। तो ध्यान देना है, जो ए वाला केस है वो कम सेंसिटिव है, बी वाला केस ज्यादा सेंसिटिव है। जब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपस में इक्वल हो तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने सिचुएशन समझ ली है, इसकी बैलेंस सिचुएशन क्या होगी, 4 बैलेंस सिचुएशन आपको बता दी है। पहली तो वही है कि दोनों का पोटेंशियल आपस में कैसा हो, इक्वल। जिस आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसके दोनों एंड का पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल होगा। दूसरा, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तीसरा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, या फिर आगे इनका रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्या हो जाए, इक्वल। R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये है बैलेंस सिचुएशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि चीजें हुई कैसे। चलो आगे देखते हैं। चलो भैया, अब इसको हम गोली की रफ्तार से प्रूव करेंगे। ये हमने ले लिया सर्किट डायग्राम। क्या ले लिया, सर्किट डायग्राम। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक एक चीज मतलब ऐसी लेके आया हूं आपके लिए प्रीम बाहर निकाल के, समझे ना। मतलब ये मान के चलिए, ऑफलाइन इतने सारे क्लासेस चलती है हमारी, बहुत सारी, करीब 6-7 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑफलाइन में भी, पर ऑनलाइन में पूरी ताकत के साथ बच्चों को इस बार एकदम आग लगा के दिखा कि हाँ कुछ नया है, मचा देंगे बढ़िया से। एक एक चीज सिलेक्टेड लेके आए, कुछ कचरा नहीं है, बस ये है कि आपको पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, नोट्स बना लेने इसके, और बार बार यही चीज रिपीट करनी है। यहां से अलग आपको बोर्ड में कुछ और देखने के लिए मिलेगा ही, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं कि कैसे करना। आइए, पहले मैं आपको करंट तोड़ना बता दूं जो मैंने आपको पहले बता रखा है। मानते हैं यहां से करंट जा रहा है आई, कितना करंट है, आई, चलता रहा करंट आई, चलता रहा करंट आई। अब इसे डिवाइड होना, तो मैंने मान लिया कि भैया यहां से करंट में I1 दे रहा हूं, यहां से करंट I1। अब ऐसा मत करना कि यहां से I2 दे दूं, भाई दो बैटरी नहीं लगी हुई, एक बैटरी लगी हुई, समझे ना। तो आपको इनिशियल करंट I रखना, उसको I1 दिया तो बचा हुआ कितना होगा। मान लो यहां से 100 रुपए आ रहे हैं, यहां से 20 रुपए चले, कितने बचे हैं, 80 रुपए। कैसे पता, हमने 100 में से 20 को माइनस करा, बड़े में छोटे को माइनस करा, तो बचा हुआ इधर से जाएगा ना। यहां से करंट आपका जाएगा I माइनस I1, कितना जाएगा, I माइनस I1।
चलते हैं आगे। अब यहां से चलता रहा ये करंट I1, क्लियर। अब IG को भी कोई करंट चाहिए, IG को G मानते हैं, IG। और याद रखना ये G रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G, हमने डिनोट करा। यहां से IG करंट दौड़ा तो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा I1 माइनस IG। कितना होगा, I1 माइनस IG। चलता रहा करंट से, करंट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। करंट को डिवाइड कर लिया, I1 माइनस IG। यहां से करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है, कितना IG। इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है सर जी I माइनस I1। ये और ये जुड़ेंगे, इधर से I माइनस I1, यहाँ से IG, तो जुड़ के इधर को चलेंगे ना करंट। हाँ जी बिल्कुल चलेंगे सर। यहाँ से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करंट चला और फिर ये आगे गया, सेम करंट जाएगा, इसमें जुड़ेगा। तो देखो I1 से I1 गायब, IG से IG गायब, क्या बचेगा, सिर्फ I। इधर करंट कौन सा जाएगा, I। मतलब C पे भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। हर एक जंक्शन पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ काम करेगा, और बदले में बैटरी ने जितना करंट दिया था उतना उसे वापस मिल गया, ये काम हो गया। अब यहाँ से लूप लेने हैं, मैं पहला लूप ये वाला उठाऊंगा और फिर दूसरा लूप ये वाला, और मुझे रेशो देखना है कंडीशन लगा के, ये अपना काम। उम्मीद करता हूं आपको करंट डिवाइड करना आ गया है और आप इस तरीके सोल्व कर सकते हैं। चलो भैया लेते हैं पहले इन लूप, कौन सा लूप बताओ मोनू, कौन सा लूप ले लें, ये बी। लूप क्लोज का हूं अभी, लूप क्लोज करने के लिए पूरा बोलना है DABD। कौन सी BD, DABD। ओके चलो आगे देखेंगे, इन लूप DABD, क्लियर। तो DABD, ध्यान देना है, DABD लूप को क्लोज करना है। अब चलेंगे आगे, जहां नाम लिखा है हमने D से ही लिखा, लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, किरचॉफ सेकंड लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। कहां जाना है, D से A जाना, ध्यान दो D से A अपोजिट जा रहे हैं, D से A अपोजिट, माइनस का साइन सिखाया था ना। D से A जा रहे हैं माइनस, कैसा माइनस, तो बनेगा ये होगा -I1 माइनस, सॉरी -I, ये हो जाएगा -I, ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस का I1, और कौन है रास्ते में, R1, तो मल्टीप्लाई में R1, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते 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 ले लिया इन दोनों को। तो अब देखेंगे आगे, A पे पहुंच गए, A से कहां जाना है, B पे, प्लस की तरफ है, करंट भी उधर जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं, I1 जा रहा है, R3, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस में, प्लस का I1 R3, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे। बी पे आगे चलते चलते, कहां पे, बी पे, बी से कहां जाना है, डी पे। कौन मिला है, IG, रास्ते में कौन है, G, तो IG इंटू G, तो IGG, कौन सी GG, IGG, प्लस में है। बी से जाएंगे तो प्लस में, देखो करंट की डायरेक्शन में, तो प्लस की कौन, IGG आ गई, आई, ओके। और लूप क्लोज तो इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत। चले आगे, ये माइनस का बंदा, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, बनेगा कितना, देखो I1 R3 प्लस का IG कैपिटल G इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे I माइनस I1, और इनटू में भैया R1, ये आपका फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट। समझ में बात, दोनों भैया चैटे कर रहे हो, नहीं भैया कर लो, पढ़ाई में कहा रखो है। चलो ध्यान देंगे, तो ये हमारे पास पहला सर्किट बन गया। अब पहली इक्वेशन के बाद दूसरी पे चलेंगे, दूसरा लूप बिल्कुल सेम, जो किरचॉफ लॉ सिखाया बिल्कुल उस तरह अप्लाई करना है। सेकंड देखते हैं, आइए सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड लूप, इन लूप, कौन सा लूप लेना है, D B C D, कौन सा लेना है, D B C, कौन सा लेना है, D B D B C D, सेम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। चलो मोनू भाई जल्दी बताओ, D से B चलेंगे, क्या होगा, D से भी माइनस के ले लूं, प्लस का ले लूं, हाँ जी, D से अगर B चले तो प्लस का माइनस का, वेरी गुड फैंटास्टिक, सीख गए ना, कौन सा, माइनस का, क्योंकि न्यूटन सर की क्लास लेंगे तो फिर आग लगा दोगे तुम लोग। तो माइनस का कितना, IG इंटू G, तो बनेगा माइनस का IG इंटू कैपिटल G, माइनस का IG इंटू कैपिटल G। बी पे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी से कहां जाएंगे, बी से सी की तरफ, देखो जैसे लिखा है डी से बी फिर बी से सी, सेम वैसे चलना है लूप में। तो बी से सी जाएंगे तो आपको देखो कौन मिला, आर मिला, ये 4 है, सॉरी 4,
R4 मिला, किसके साथ टकराया, I1 माइनस IG के साथ। चलो प्लस का लेंगे, उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, I माइनस IG, और किससे मल्टीप्लाई करें इसकी, R4 से। कितना होगा, R4। C पे पहुंच के C से कहाँ जाना है, C से जाना है D। कहाँ जाना है, C से D। कैसा साइन लेना है, ध्यान देना है, C से D जाएंगे तो माइनस का, क्योंकि इधर से जा रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, माइनस कौन टकरा है, R2 ब्रैकेट कौन है, I माइनस I1 प्लस IG, बिल्कुल, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कहाँ गए, D पे, क्लोज लूप। अब देखो ये माइनस वाले उधर किसका लेते हैं, प्लस वाला इधर रखते हैं, I माइनस IG इंटू में R4 इज इक्वल टू, इसको उधर उठा के लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, IG इंटू G, क्लियर। इसको भी उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, R2 ब्रैकेट I माइनस I1 प्लस IG, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब लगाएंगे यहाँ पे व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन तब बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट जीरो, मतलब जहां जहां IG लिखा है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो एट बैलेंस्ड सिचुएशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन ले ले, बैलेंस कंडीशन, तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा। तो दोनों इक्वेशन में उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन में IG यहां लिखा है, खत्म कर दो, IG इंटू जीरो, क्या बचेगा, I1 R3, और ये तो जीरो हो गया, ये खत्म, इज इक्वल टू I माइनस I1, और इंटू पे कौन है हमारे पास, R1। चलो इसको इक्वेशन X मान लेते हैं, क्लियर हुआ। अब चले आगे, सेकंड इक्वेशन उठाएंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में IG लिखा है, ये IG खत्म कर दो, I, ये अपने पास कौन सा I था, ठीक है, ये अपने पास कोई I होगा, अपना भाई है, I इंटू R4 इज इक्वल टू, I इंटू R4 कैसे बचा, मिस्टेक बच्चा पार्टी नहीं, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक, क्लियर। आगे चलेंगे, और फिर ये जीरो हो गया। अब यहाँ देखो ये भी जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये बचेगा, सिर्फ ये बचना है, सिर्फ इतना, ओके, क्योंकि सब खत्म हो गया। इजिकल टू में क्या बचेगा, R2 ब्रैकेट I माइनस I1। एक बार चेक करते हैं कि R3 के साथ कौन है, R3 के साथ I3, और R4 के साथ कौन है, I1 था, सॉरी यहाँ पे I1 है, ये आपका I1 है, I1, और इसको हम क्या करेंगे, इसको Y मान लेंगे, कितना Y, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन x बाय y, तो x को किससे डिवाइड करते हैं, y से ऊपर नीचे लिखना सिंपल। तो I1 R3 अपॉन में ये कितना है, ये है I1, और ये आपका R4 इज इक्वल टू, अब इधर वाला उठाएंगे, ये बचेगा I माइनस I1 ब्रैकेट, ये क्या होगा आपका R1, और डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा R2 ब्रैकेट I माइनस I1, ओके, फिर इधर क्या है R2 है। देखो ये कट गया I1 से I1, ये कट गया इससे, ये क्या बचा है R3 अपॉन में R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2, और यही हमारे पास क्या है, यही है हमारा किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के R1 अपॉन में R2। बताओ कैसा लगा, आया मजा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4, बैलेंस सिचुएशन आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की डेटा खत्म। समझे कैसे करना है, बहुत इजी है। पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर आपको करंट डिवाइड करना है, और करंट डिवाइड करने के बाद आपको ऐसे इक्वेशन बना लेनी है, फिर उनको डिवाइड करना इजीली। दोबारा ट्राई करना, और इसको जितनी बार करोगे उतने आप इसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। चलिए, तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमने आपके लिए क्या रखा है, आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन रखा है। भाई ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, 2014 में आया था, ये 2020 में आया था, और 2013 में आया, 20 में आया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज और, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को। हाँ यहाँ पे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज ना इतना ही नहीं है सिर्फ,
इसमें और बहुत सारी चीजें सीखने की। जितने व्हीटस्टोन ब्रिज में लूप बनते हैं उतने ही इसके सर्किट डायग्राम होते हैं अलग अलग। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने लूप बन सकते हैं, तो इसमें टोटल 7 लूप बनते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 7 लूप आपको बनते हुए दिखेंगे। मैं आपको हर एक के नाम बता सकता हूं। जैसे कि देखो, पहला लूप ए बी ए बी सी ए, एक बी सी डी बी, दो, या बी डी ए ई, ऐसा करके सी और फिर डी, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ए बी डी सी, फिर यहाँ से रुपए की इस तरीके से टोटल 7 बन जाएंगे। या ऐसे ले सकते हो ए बी सी, फिर यहाँ ले सकते हो, नीचे से जा सकते हो बी डी सी, ऐसे टोटल 7 बनते हैं। और 7 इसके सर्किट डायग्राम है, सातों के सातों इंपोर्टेंट है। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सभी अलग अलग सर्किट डायग्राम के लिए जितने भी सिचुएशन में आज तक बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि व्हीटस्टोन भी जितना, इसमें बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए। क्लियर है? तो आप कमेंट कर देना कि अगर आपको सातों के सातों जितने भी सर्किट डायग्राम इसके हैं उनके सॉल्यूशन या उनकी कंडीशन को समझना है। क्लियर? आगे चलेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा था, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की दो सिचुएशन दे रखी है, मतलब दो सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज के हैं। कैसे पता? देखिए, आप गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा सकते हैं या फिर बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, अगर आपने बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज करा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, देखो, ये कह रहा है कि ये आपको कुछ दे रखा है 4 ओम, ये R1, ये 9 और ये 6। ठीक है? दूसरी बात, और कह भी रखा है कि गैल्वेनोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट एनी डिफ्लेक्शन। साफ कह रखा है, क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा तो मतलब यहां जो करंट है कितना हो गया? 0। और जब इस आर्म में करंट 0 हो तो इनका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल। तो कह सकते हैं, नाउ ऐसा कह सकते हैं 4 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9। सिंपल है, तो समझा है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास ना हो तो इनकी साइडों का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल, तभी तो ऐसा रहा होगा। ओके, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे R1 की इधर, तो 4 इंटू 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू R1। काटते हैं, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 और 2 से 2 टाइम्स, 3 टू जा 6। R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्लियर है? अब इस वाले को उठा लो। ये क्या कह रहा है? ये भी सेम कंडीशन है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ की वैल्यू कितनी है? आई कितना हो जाएगा? ये आई जी कितना हो गया? 0। चलो भैया, ये 0, तो इनका रेशियो भी आपस में क्या इक्वल होगा? इनका रेशियो भी आपस में इक्वल। तो देखो भैया, यहाँ कर लेते हैं, नाउ 6 अपॉन में 12 इज इक्वल टू R2 अपॉन में क्या होगा? 8। क्लियर? सोल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, या 3 से काट देते हैं 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या पूछ रहा है वहां से? वो R1 अपॉन R2 का रेशियो। चलो रेशियो निकाल लो भैया। रेशियो में क्या है? R1 अपॉन में R2 रखेंगे, कितना आएगा? देखो, R1 कितना है? 6, नीचे क्या है? 4। तो ये आपको क्या आ गया? रेशियो। इजी था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको ये ना पता होता कि इस बात का क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर सोल डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, आपको अगर यही नहीं पता तो आप आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको कंडीशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धांसू क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, जो 2000, ये मान लो 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। यही है, यही है, यही है, यही, ये 2026 में आया है और 2025 में आया। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। कैसे? कह रहा है कि ऑब्टेन द कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है। आप 3 चीज लिख सकते हैं, व्हेन द करंट विल बी 0 थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट क्या हो? 0 हो, और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर रहा हो। क्लियर? गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर रहा हो। चलिए, दूसरी बात यह है कि अभी और भी लिख सकते हैं कि रेशियो क्या होगा? इक्वल R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। रेशियो क्या होगा? इक्वल। वो सब आप लिख सकते हैं, पहले मैंने समझाई। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क रेजिस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। जैसे दे रखा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस।
ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज की एक फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो इनका रेशो, पर ये सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इन सब की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इनका रेशो कैसा इक्वल, तो अब बीच वाले को क्या कर दोगे, खत्म। समझे? करना क्या है इसमें, देखो यहां से देखेंगे 2r कितना आएगा, 2r, ये तो खत्म ही हो गया। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो मतलब ये सीरीज r और r कितना हो गया है, फिर से 2r। चलो फिर नीचे चलेंगे, ये r और ये r कितना हो जाएगा, 2r, ये कितना, 2r। चलो अब आगे हमारे पास कितना है, एक रेजिस्टेंस 3r, ये हमारे पास b और इधर की तरफ a। इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे, और पैरेलल कितना है, 1/2r प्लस 1/2r, इसको हम 1/r डैश मान लेते हैं, 1/r डैश। सीरीज का फॉर्मूला सिंपल है, डायरेक्ट जोड़ना है, और पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल है, उसको रेसिप्रोकल में करके जोड़ना है। ये हम चैप्टर के, जो इस चैप्टर का आधा पहला हिस्सा है, उसमें चीज डिस्कस करते हैं। आगे देखेंगे, 1 में r डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 2r, ऊपर कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 में r, इसको पलटना है, ध्यान रखना है, ऐसा पलटते हैं इसको, ये r डैश है और ये, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गई, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, सिंपल r। और अब ये और ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो 2r प्लस r प्लस में 3r इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट मानते हैं, क्या होगा, r इक्विवेलेंट कितना होगा, 3r और 3r 6r इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट, और ये आपका टोटल आंसर। ये क्वेश्चन छे से क्वेश्चन आते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस बच्चों का कॉन्सेप्ट के लिए। इस साल ही बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चों के मार्क्स इतने कम है फिजिक्स में, रीजन कहीं ना कहीं ओसम भी है, चेकिंग का भी एक क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी बात ये, बच्चे भी कहीं ना कहीं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे फिजिक्स, वो थ्योरी या फिर रटने वाली चीजों पे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि उसके अंदर गहराई क्या है, क्वेश्चन को किस तरह पढ़ना है और किस तरह कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तब तक आंसर आएगा ही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, इसमें क्रैमर रूल आप लगा सकते हैं। चलो भैया आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। ओके चलो पूरी एनर्जी के साथ। करंट डिवाइड, पहला काम है करंट डिवाइड करना। यहां से आएगी एक बैटरी है, तो करंट आई, ओ फो फो फो, यहां से करना है तो करंट हमारा, ये करंट अपना हो गया है, ठीक। चलो भैया यहां से करंट जा रहा है आई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से करंट हमने I1 ले लिया है, कितना, I1, और अब यहां से I2 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लूप बनेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस सिचुएशन नहीं है, कभी लगा दो कि जी इसका रेशो और इसका रेशो, तो भैया इक्वल, इक्वल कहा नहीं है, इक्वल देख लो चाहे, ये 10/5, ये 5/10 नहीं आ रही वैल्यू, 2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो ध्यान रखना है, दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन काम इसमें किरचॉफ लॉ का होना है, समझे ना। मैं करंट डिवाइड करके इक्वेशन बना के आपको दे रहा हूँ, आपको पूरा सोल्व करना है, क्लियर है, देखेंगे। तो भाई ये करंट आई, यहाँ से कितना I1, और यहाँ से करंट हम I2 मान लेते हैं, कितना I2, यहाँ से करंट जा रहा है कितना I1, ओके भैया यहाँ से करंट I2, अब यहाँ से करंट हम I3 मान लेते हैं, कितना I3, बचा हुआ कितना हो गया, ये ऐसा करते हैं, इसको ज्यादा करंट ना हो तो इसको भैया ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसी भी हम लोग कर लेते हैं, कैसे, ऐसे, यहाँ से करंट I, यहाँ से करंट I1, और यहाँ से करंट I माइनस I1, इतना रखते हैं। चलो यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I3, तो यहाँ से करंट I1 माइनस I3, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 100 रुपए गए, 10 रुपए यहाँ से 90 इधर, कैसे पता चला, इसमें से माइनस करा, बचा इधर चला गया, सिंपल है। फिर यहाँ से I1 इधर से चले गए 20 रुपए, यहाँ से मान लो 70 रुपए आ रहे, इधर से 20 चले गए, 50 बचे, तो माइनस करके निकालना है। ये करंट I3, तो यहाँ से जाए करंट I3, यहाँ से आ रहा है कितना I माइनस I1, ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे, आगे जाए कितना I माइनस I1 प्लस का I3, आगे चलेंगे, यहाँ से करंट कितना आ रहा है I1 माइनस I3, दोनों को मर्ज करेंगे, करंट कितना हो जाएगा I, बैटरी ने जितना करंट दिया है उतना ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली काम करता है। अब इसमें 3 लूप लेने हैं, मैं पहले ये वाला लूप उठा लेता हूँ, फिर ये वाला लूप, और ये नीचे वाला उठा लूंगा, फिर ये जुगल, हाय हाय ये वाला, समझे, इसमें नीचे वाला, 3 लूप बना लेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी। चलो भैया करते हैं फिर, आइए तो फिर सॉल्यूशन, ये हमारे पास है इन लूप
इन लूप केड़ा लूप ए बी वो 3 ए बी सी डी ई एफ एफ ओके। तो लेंगे ए बी सी डी, नहीं कौन सा लेंगे, हम लूप लेंगे ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए, खत्म। फिर से ऑफ का लो लगाएंगे। चलो ए से बी जा रहे हैं, फिर से काम में ध्यान देंगे। ए से बी किसका है, ए से बी किसका है, प्लस का, प्लस का 10 आई, प्लस का 10 आई 1, खत्म। प्लस का 10 आई, करंट की डायरेक्शन में प्लस है, अब कहां, बी से डी, करंट की डायरेक्शन में कितना है 5 आई 3, प्लस का 5 आई 3, प्लस का 5 आई 3। फिर डी से कहां जाएंगे, ए की तरफ, डी से ए की तरफ, ध्यान देंगे माइनस है कौन, आई माइनस आई 1, आई माइनस आई 1 टू 5, तो हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी किसका होगा ये, माइनस का, देखिए माइनस आई माइनस आई 1 इंटू में कौन है 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी पे ए पे पहुंच गए, लूप क्या हो गया क्लोज। सेम काम वही चल रहा है पूरे टाइम, इस पूरे कॉन्सेप्ट जो पूरा लेक्चर मैंने आपका लिया है इसमें सेम ही काम हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में तो प्लस, करंट के अपोजिट तो माइनस, सिंपल सी चीज। ये सीखना है भाई, यहाँ से पेपर जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान दें। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 10 आई 1 प्लस का 5 आई 3 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आई और ये प्लस का 5 आई 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, देखो कौन खत्म हो रहा है, कोई है क्या, 5 आई 1 10 आई 1 15 आई 1, क्लियर। चलो अब देखेंगे ये माइनस का 5 आई और ये कितना है हमारे पास प्लस का 5 आई 3 इज इक्वल टू 0। सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 5 कॉमन है, 5 क्या है कॉमन, 5 5 5 कैंसिल आउट, 5 3 5 से 1 5 से 1, ऐसा कर लेते हैं 3 आई 1 माइनस आई और प्लस का आई 3 इज इक्वल टू 0। आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें बस इक्वेशन बनाने तक का, उसके बाद तो धांसू मेथड सिखाऊंगा, ट्रिक से करा दें गोली गिरफ्तार से, चलेंगे भैया। अब देखेंगे दूसरा लूप, इन लूप, सेकंड लूप, इन लूप, क्या लूप लेना है, बी सी डी बी, इन लूप बी सी डी बी। चलो अप्लाई करें किरचॉफ को लो, बी से सी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, देखो बी से सी जाएंगे क्या होगा, प्लस का है, प्लस का 5, प्लस का 5 क्या है आई 1 माइनस आई 3, आई 1 माइनस आई 3। फिर सी से कहां जाएंगे, डी की तरफ, माइनस हो जाएगा, माइनस में कितनी बड़ी इक्वेशन है भाई, आई माइनस आई 1 प्लस का आई 3, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कौन है 10 है, डी से डी जा रहे हैं तो 10 मिला मल्टीप्लाई में, तो 10। अब चलिए कहाँ, डी से जाएंगे कहाँ, बी की तरफ, माइनस ए बी, माइनस का 5 आई 3 और इज इक्वल टू 0। क्लियर, चलेंगे आगे, सोल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 आई 1 माइनस का 5 आई 3, फिर ये माइनस 10 की मल्टीप्लाई 10 आई, फिर ये माइनस माइनस प्लस 10 आई 1 और ये माइनस का 10 आई 3 और ये कितना होगा हमारे पास माइनस का 5 आई 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, उड़ाते इसमें क्या क्या घट रहा है, 5 आई 1 10 आई 1 और कोई आई 1 है क्या, नहीं, तो जाएगा 15 आई 1, कितना होगा 15, ये होगा 15 आई 1। क्लियर, 5 आई 1 10 आई 1 15 आई 1 माइनस माइनस का 5 आई 3, माइनस का 5 आई 3 और कोई आई 3 है 10, तो होगा माइनस का 20 आई 3। क्लियर, और ये माइनस का 10 आई इज इक्वल टू 0। सब के सब 5 से खत्म हो रहे हैं, 5 से उड़ाएंगे, 5 से उड़ाएंगे, इसको भी 5 से उड़ाएंगे, क्या 5 से 3 आई 1, चलो ये 5 से कितना जाएगा 4 माइनस का 4 आई 3, 5 से कितना जाएगा 2 माइनस का 2 आई इज इक्वल टू 0। थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं इसको, ये बनेगा हमारे पास 3 आई 1, इसको उठा के यहाँ लाते हैं माइनस 2 आई और ये फिर इधर माइनस का 4 आई 3 इज इक्वल टू 0।
ये आपके पास हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या बन गया? सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का लूप लेते हैं हम। इन लूप लूप क्या है हमारे पास? ए डी सी ई एफ ए। इन लूप ए डी सी एफ और ऊपर जाएंगे तो ए। चलो भैया, ए से जाएगी कहां पे? डी पे। ए से डी कौन मिला है? 5 प्लस का इसकी डायरेक्शन में, तो 5 ब्रैकेट आई माइनस I1। चलो फिर कौन मिला है? 10 प्लस में 10 आई माइनस I1 प्लस I3। ओके, फिर यहां से चलेंगे तो कौन आएगा? -10 कूदेंगे तो फिर प्लस का 10I1 प्लस का 10I है सिर्फ, और इज इक्वल टू में सोल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे 5I माइनस 5I1 और ये प्लस का 10I माइनस का 10I1 प्लस का 10I3 माइनस का 10 प्लस का 10I इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे सबको, देखेंगे कितना बन रहा है। तो ये है 5I 10I और 10I, तो 10 और 10 10 और 10 20 और 25I। ओके, 5I1 10I1, तो 5 और 10 कितना? माइनस का 15I1। चलेंगे आगे, और ये प्लस का 10 प्लस का 10I3 और इज इक्वल टू में लेके जाएंगे 10 को, तो प्लस का 10 हो जाएगा। सिंपल है। ये वाला 10 कहाँ चला गया? प्लस में। क्लियर? अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ ध्यान से देखना है। देखो ये ना बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी का तो मजबूत क्वेश्चन है। इसमें तीन इक्वेशन बनती है और तीनों को आपको सोल्व करना पड़ता है। या तो आप क्रॉस मेथड्स निकाल सकते हैं या फिर क्रैमर रूल से। बहुत आसान तरीके से मैं करा दूं, बस इसमें इक्वेशन बनाने का थोड़ा लोचा है, उसके बाद तो आसान आ गई। अभी क्या करना है, इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 कट कर देंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा, तो ये 5I, 5 से 3 टाइम्स माइनस का 3I1, 5 से 2 टाइम्स प्लस का 2I3 और इज इक्वल टू 2 बचा है। कितना है? 2। यहां से आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को उठा के हमें एक जगह रख लेना है और फिर इसको सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको चीज समझ में आ रही होगी कि चीजें कैसे हो रही हैं। अब मैं तीनों इक्वेशन को ऊपर नीचे यहाँ पे रख लेता हूँ बढ़िया तरीके से, फिर इसको हम क्रैमर रूल से करेंगे एकदम आसान तरीके से। क्लियर है? देखो पहले ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। 3I1 माइनस 4I3 और ये माइनस का 2I इज इक्वल टू, अभी ये वाली उठा लेते हैं इक्वेशन। 3I1 माइनस का I और प्लस का I3 इज इक्वल टू 0। वो उठा लेते हैं। I1 पहले रखना है, कितना I1? 3, तो माइनस का 3I1 और क्या वैल्यू है हमारे पास? I की। फिर I की वैल्यू उठाएंगे। अच्छा I3 लिखा है, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसमें एक साथ रखना होता है। ये कितना है हमारे पास? 2 माइनस का 2 माइनस का 2I माइनस का 2I माइनस का 4I3 माइनस का 4I3। ये है हमारे पास कितना? सिंपल I था और ये I, और यहाँ पे क्या है? 3I1 और ये लास्ट इक्वेशन है क्या? माइनस का 3I1 5I प्लस का 5I और ये है हमारे पास प्लस का 2I3 इज इक्वल टू में हमारे पास कितना है? 10 और 2 डिवाइड करके आया। ये तीन इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो इसको अब देख लेते हैं। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, इन सबको रफ करके कैसे करना है। यहाँ से है मजेदार कॉन्सेप्ट, यहाँ से है सीखने वाली चीज बढ़िया एकदम। कैसे करना ध्यान से देखना। इसको हम क्या करेंगे? क्रैमर रूल सोल्व करेंगे। कुछ ऐसा बना लेते हैं जो लिखा है ना, 3 -3। क्लियर? फिर ये वाला उठाते हैं -2, ये -1 और ये 5। इसको उठाते हैं -4 1 और ये 2। क्लियर? यहाँ पे फिर इसको a मान लेते हैं या b ऐड कर लेते हैं, कोई साइड वाले को 0 0। आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है? पहले तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं।
क्या निकालें डिटरमिनेंट, ए का मोड निकाल लेंगे, ए का मोड जैसे क्या 3 ब्रैकेट 3 के हाइड कर लेंगे इसको, जो भी 3 आ रहा है जिसके यहाँ पे, तो -1 × 2 तो माइनस का 2 और 5 × 5 माइनस का 5 ब्रैकेट, और हमने रूल पढ़ रखा है बीच वाले को हम माइनस का लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 i प्लस का j माइनस का और k प्लस का, ये मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास प्लस का, माइनस माइनस प्लस का 2, अब ब्रैकेट लगाएंगे 2 वाले को छुपा लेंगे जिसमें 2 आ रहा है, क्या दिख रहा है हमें 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 -3 × 1 तो प्लस का 3, क्योंकि एक फॉर्मूले का 3 होता है, एक किसका 3 होगा फॉर्मूले। अब चलेंगे आगे, अब क्या है हमारे पास -4, तो -4 को जिंदा लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 5 3 जा 15, जिसमें 4 आ रहा है उसको छुपा लो, इनकी मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये कितना होगा माइनस का 3, माइनस का 3, ऐसे हमारे पास ये वैल्यू अभी यहाँ पे आ जाएगी। सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू 3, कितना होगा ये हमारे पास बनेगा कुछ, ये कुछ बनेगा 7 7 3 जा 21 माइनस का 21, ये 6 3 9 18 प्लस का 18, ओके, और ये 12 और ये 48 माइनस का 48, सोल्व कर लेंगे इसको, a कितना गया, ये 9 हो गया यहाँ पे, सॉरी माइनस का 21 है, ये 3 हुआ, 3 माइनस का तो 45, तो ये माइनस का 45, इतना हमारे पास a आ गया, जिसमें जो आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए, अगर आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए i1 की, तो इसको हटा के इसकी जगह बस ये रख दो और सेम काम कर दो, सेम। अगर आपको i2 की वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू सॉरी i की चाहिए, तो इसकी जगह इसको पुट कर लो, फिर सेम काम करके सोल्व कर लो, ऐसे सेम अगर आपको इसकी जगह इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको पुट कर दो, फिर इसको सोल्व कर लो, तो अलग अलग मैट्रिक्स बन जाएंगे, जैसा कि मैं एक बना के दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास 3 3 3 हटा लेते हैं, आएगा 0 0 2 -2 -1 5, और ये होगा -4 1, क्लियर। अब आप इसको लिखेंगे ai1, क्या लिखेंगे ai1, इसका मोड निकालेंगे, मोड ऑफ ai1, और डिवाइड किससे करना है इस 45 से, डिवाइड बाई -45, जो भी वैल्यू आएगी सेम 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, -2 तो माइनस का 2, और ये माइनस का 1 तो 4, माइनस का 4, और बाहर कौन चल रहा है, बाहर है 2, कितना हो गया 6 हो गया, तो ये होगा 2 1 2 माइनस और ये 4, तो 6 12, माइनस का 12 और डिवाइड बाई माइनस का 45, माइनस माइनस खत्म, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 15, तो ये 4/15 आपका आंसर निकल जाएगा i1 का। इस तरीके से क्रैमर रूल को हम यूज कर सकते हैं, इसको खुद से ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे 100 ट्रिक के क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। ये सब बोर्ड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो अभी क्या है, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर आपको उन सभी के नोट्स या फिर उन्हें एक डिटेल स्ट्रक्चर में अगर आपको लेना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मनु भाई आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा, और मतलब एक मजेदार चीज, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, जो भी बच्चों को डिफिकल्टी या ऐसा लगता है कि यार ये चीज कैसे होगी, मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी है, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे और लगातार इस तरह न्यूटन एजुकेशन आपसे जुड़े रहेंगे, और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक कोई चीज सीखनी है तो आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।